हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपकी हिंदी की टीचर आज आपको हिंदी में व्याकरण विभाग पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने आपका व्याकरण विभाग में से एक टॉपिक समझाया था। आज हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। व्याकरण विभाग में मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि वाक्य का अर्थ और उसके प्रमुख तत्व, यानी कि उसके जो तत्व है और उसका जो अर्थ, वो दोनों आपको समझाया था। आज मुझे वाक्य का अर्थ आप लोगों में से कौन समझाने वाला है? कौन बताएगा मुझे कि वाक्य का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? वाक्य का अर्थ होता है शब्दों का समूह। एक एक शब्द को हम जोड़कर जो समूह बनाते हैं और उसका कोई मतलब निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको वाक्य के तत्व समझाए थे। उसके बाद का हमने जो टॉपिक अधूरा छोड़ा था वो था वाक्य के घटक। वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि जो वाक्य हो उसका कोई अर्थ निकलता हो, जो शब्द हम उसे जोड़कर बनाते हैं उसका कोई अर्थ निकलता हो, उसका कोई उद्देश्य हो, उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय यानी कि वाक्य का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो, उसे विधेय कहा जाता है। मैंने आपको उसका एक उदाहरण भी समझाया था कि सचिन अपने स्कूल जा रहा है। सचिन उसमें करता है और वो उद्देश्य है कि वो स्कूल जा रहा है। उसका विधेय होता है कि वो अपनी स्कूल जा रहा है। उसका विधेय क्या है? अपनी स्कूल जाना। और जो उसका उद्देश्य है वो है, जो उसका करता है सचिन, वो उसका उद्देश्य है, यानी कि वो अपना कार्य कर रहा है स्कूल जाने का। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार यहाँ पर हमें दो आधार पर दिखाए गए हैं। एक है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है। उसमें से पहला वाक्य का प्रकार है विधानवाचक वाक्य। पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य के बारे में आपको समझाती हूँ। जिस वाक्य में कार्य के होने का या कार्य के खत्म होने का जो अर्थ होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि हम जो वाक्य बोलते हैं उसमें किसी कार्य के पूरे होने का, किसी कार्य के खत्म होने का जो अर्थ निकलता है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। मैं आपको उसका एक उदाहरण बताऊं तो डॉक्टर ने हमें आराम करने के लिए कहा है। यहाँ पर हमें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। उसमें जो कार्य का भाव है वो है आराम करना। यानी कि डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, उसमें डॉक्टर ने आराम करना वो एक कार्य का भाव है, कार्य के पूरे होने का अर्थ निकलता है, उसे विधानवाचक कहा जाता है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ। उदाहरण, प्रियोदा सेवाभावी है। देखिए, प्रियोदा सेवाभावी है। उसमें जो प्रियता है उसने क्या कार्य किया है? सेवाभावी होने का। सेवाभावी होना, ये जो उसकी सेवा है, जो वो कार्य कर रही है, वो सेवा का कार्य कर रही है। यहाँ पर जो अर्थ दिखाया गया है वो सेवा का दिखाया गया है, इसीलिए प्रियोदा सेवाभावी है। इसमें कार्य के खत्म होने का जो भाव दर्शाया गया है, इसीलिए इस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहा गया है। यहाँ पर जो विधानवाचक वाक्य है उसमें कार्य के खत्म होने का भाव दर्शाया गया है। अगर आप कहते हैं कि मैं आज स्कूल जा रहा हूँ तो वो विधानवाचक वाक्य नहीं है, लेकिन मैंने स्कूल का होमवर्क खत्म कर लिया, उसमें जो होमवर्क करने का जो कार्य है वो आपने खत्म किया है, इसीलिए उस वाक्य को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब हम दूसरे प्रकार को देखते हैं। दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य।
निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पर आपको निषेध पढ़ते ही समझ में आया होगा कि निषेध यानी कि नकारात्मक, जिस वाक्य में उसका अर्थ नकारात्मक नेगेटिव निकलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, कौन बताएगा मुझे निषेधवाचक वाक्य? कोई बताएगा कि नेगेटिव वाक्य नकारात्मक वाक्य क्या है? मैं आपको बताती हूँ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। देखिए मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, ये नकारात्मक वाक्य है, नहीं खाऊंगी। निषेधवाचक वाक्य में नहीं करूंगी, ना, ऐसे जो साइन होते हैं उसको निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। आप अपनी मम्मी को बोलते हैं ना, मैं आज स्कूल नहीं जाने वाली, घर पे बोलती होगा ना कि मैं आज स्कूल नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ पर नहीं, ना, नहीं चाहिए, ऐसे जो शब्द होते हैं जो नकारात्मकता दर्शाते हैं उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। इसमें दो और उदाहरण है। मरना मुझे कठिन लगता नहीं लगता है, यानी कि जो मरना है वो मुझे कठिन नहीं लगता है। यहाँ पर भी नहीं शब्द का उपयोग किया गया है, इसलिए वो नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य है जो नकारात्मकता दर्शाते हैं। तीसरा सेंटेंस है वह घर नहीं जाएगा, यानी कि वह घर नहीं जाएगा। इस वाक्य में भी आप देख सकते हैं कि नहीं का उपयोग हुआ है। नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। निषेधवाचक वाक्य में नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं करना है, ऐसे जो वाक्यों का उपयोग होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। आगे देखते हैं वाक्य का तीसरा प्रकार, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न यानी कि जिस वाक्य में लास्ट में ऐसी साइन हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब ऐसे शब्द का उपयोग होता है। देखिए क्या, कौन, कहाँ, कैसे, ऐसे इत्यादि शब्दों का उपयोग वाक्य के पहले किया जाता है, यानी कि वाक्य की जो शुरुआत है वो ऐसे शब्दों से होती है और वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह का साइन होता है तो उसे प्रश्नार्थवाचक वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा का नाम क्या है। देखिए राजा का नाम क्या है, उसमें क्या का शब्द का उपयोग हुआ है और लास्ट में जो प्रश्नार्थ चिन्ह है उसका उपयोग किया है, इसीलिए उस वाक्य को प्रश्नार्थवाचक वाक्य कहा गया है। क्या, कैसे, कहाँ, कौन, कौन आज हमें पढ़ाने वाला है, ऐसा उदाहरण हम ले तो उसमें कौन और लास्ट में प्रश्नार्थ का चिन्ह, वो प्रश्नार्थवाचक वाक्य होता है। आप लोगों के समझ में आ गया प्रश्नार्थवाचक वाक्य किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रकार, विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य ये वाक्य का चौथा प्रकार है। इसके पहले हमने 3 वाक्य के प्रकार पढ़े थे, विधानवाचक,
निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नार्थवाचक वाक्य। इसके बाद चौथा प्रकार आता है विस्मयादिवाचक वाक्य। यदि वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। देखिए इस वाक्य के प्रकार में हमें क्या कहा गया है कि इस वाक्य के प्रकार में शोक, हर्ष, घृणा यानी कि हमारे जो अंदर के जो भाव होते हैं, जो हमारे अंदर के जो अलग अलग अभिव्यक्ति होती है उसे हम स्पष्ट करते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर घृणा बनी हुई, घृणा यानी कि जलन, किसी के बारे में गलत सोचना, जो जलन होती है उसे व्यक्त करता कोई वाक्य हो तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ शोक, घृणा, आनंद, ऐसे जो भाव है उसे स्पष्ट करता कोई वाक्य हो तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। उस वाक्य में उद्गारवाचक साइन का प्रयोग किया जाता है। ऐसी साइन हो तो भी आप उसे देखकर समझ सकते हैं कि ये विस्मयादिवाचक वाक्य का प्रकार है। एक हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें होता है अरे ये क्या हो गया, इस वाक्य में अरे शब्द के बाद जो उद्गारवाचक वाक्य है वो हमें दिखाता है कि वो विस्मयादिवाचक वाक्य का प्रकार है। इसमें उदाहरण में लिखा है अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। इसमें हम जब ये वाक्य बोलते हैं तो उसमें हम आश्चर्य का अनुभव करते हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग। तो जिस शब्द में आनंद का, खुशी का, जो शोक है, जो घृणा है, ऐसे अलग अलग भाव अभिव्यक्त होते हैं उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। ओह ये क्या हो गया, वाह कितना सुंदर घर है, ऐसे कई उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं पांचवा प्रकार इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इसको तो आप पढ़ते ही समझ गए होंगे। इच्छा यानी कि अपनी कोई इच्छा हो उसे व्यक्त करता जो वाक्य होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में व्यक्ति की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि का समावेश होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। आपको इस प्रकार में ये चार शब्द याद रखने होंगे, इच्छा, शुभकामना, शाप और आशा। यानी कि देखिए हमारी कोई इच्छा हो उसे व्यक्त करें, कोई कहाँ जा रहा हो या कोई का रिजल्ट अच्छा आया हो तो उसको शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, किसी को श्राप देते हैं। अगर कोई कार्य अच्छा ना हो, पहले के ज़माने में ऋषि मुनियों कोई वो तप कर रहे होते हैं तो उसको तप में कोई डिस्टर्बेंस हो या फिर कोई जो होता है वो उसे, तो वो जो ऋषि मुनि होते हैं वो उसको श्राप दिया करते थे। और आशा यानी कि हमें किसी से आशा हो कि आज वो ये लेकर आने वाले हैं, आज मेरे लिए वो ये कार्य करेगा, तो वो जो आशा का भाव है वो व्यक्त करता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। देखिए इसमें हमारे उदाहरण में पहला वाक्य है आपकी यात्रा मंगलमय हो। उदाहरण में आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो जो ये मंगलमय हो, जिसकी जो वो यात्रा
ये शुभकामना का भाव दर्शाता है कि वो उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप अगर यात्रा पे जा रहे हो तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो। ऐसे इस वाक्य में शुभकामना का भाव दर्शाया गया है, इसीलिए इसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इच्छा वाक्य के आधार पर हम देखें तो हमारी कोई इच्छा हो तो वो हम अपने मम्मी पापा से व्यक्त करते हैं ना कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, तो आपको वो ला कर देते हैं ना। इसीलिए आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हो किसी के भी सामने, तो जो इच्छा का भाव है उसे भी इच्छावाचक वाक्य में दर्शाया जाता है। आगे का एक उदाहरण देखें तो भगवान करे तुम सफल हो, भगवान करे तुम सफल हो। देखिए इस वाक्य को अगर हम देखें तो इसमें आशा का भाव दिखाई दे रहा है, सफल हो, इससे एक आशा दिखाई गई है। अगर हम 12वीं की एग्जाम देने चाहे, 10वीं की एग्जाम देने चाहे तो हमें सब लोग विश करते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक, यानी कि तुम जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें सफल रहो, उसमें अच्छा कार्य दिखाओ। तो जो आशा का भाव होता है, भगवान करे तुम सफल हो, ऐसे जो आशा का भाव दर्शाता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। आपको इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा, इच्छावाचक वाक्य का प्रकार। अब हम छठा प्रकार देखते हैं। छठा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेह यानी कि हमें किसी वस्तु में, किसी वाक्य में, यानी कि आप कोई बोले उसमें हमें संदेह हो, कोई शक की भावना हो कि ये गलत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, उसे संदेह कहा जाता है। कि हमें अगर कोई गलत काम कर रहा हो, कोई हमसे कुछ छुपा रहा हो तो हमें संदेह होता है, हमें उस पर शक होता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो संदेहवाचक है। इसमें देखते हैं जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह की संभावना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि हमें जो वाक्य हो, जो कोई बोल रहा हो, उसमें हमें संदेह की भावना हो, जो संदेह की भावना हो वो हमें बताती है कि इस वाक्य में संदेह, शक है, तो वो संदेहवाचक वाक्य होता है। इसमें देखते हैं संभवतः आज वर्षा होगी। देख रहे हैं ना आजकल कैसा मौसम रहता है, संभवतः आज वर्षा होगी, यानी कि हमें संदेह होता है, हम सोच रहे होते हैं कि आज ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ नहीं है लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आज ऐसा होने वाला है। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं संभवतः, संभवतः यानी कि परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के जोग अनुसार जो कार्य होने वाला है उसके बारे में हम पहले से सोच रहते हैं, उसके बारे में हम संदेह करते हैं कि आज ऐसा होने वाला है। आप लोग जब स्कूल आते हो तब सोचते हो ना कि आज ये टीचर ना आए तो अच्छा हो, आज हमें पहले से ही छुट्टी हो जाए तो अच्छा हो। तो जो हम पहले से सोच लेते हैं, जिसके बारे में हम संदेह करते हैं, उसका प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। एक वाक्य का उदाहरण देखते हैं। लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। इस वाक्य में लगता है, इस वाक्य की शुरुआत हुई है लगता है, यानी कि आप सोचते हो कि लगता है मैंने इसे कहीं पहले देखा है, यानी कि आपको पता नहीं आपने इसको कहाँ देखा है, किस जगह पर देखा है, लेकिन कभी कभी हमारे मन में ऐसा होता है कि मैंने इसे कहीं पहले देखा हुआ है लेकिन आपको याद नहीं होता है। इसीलिए इसमें संदेह का भाव है कि ये मैंने झूठ किया था लेकिन क्या किया था वो स्पष्ट नहीं होता है, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आपको इस वाक्य का प्रकार भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं वाक्य का 7वां प्रकार, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, मैं फिर से पढ़ती हूँ। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो, यानी कि जो एक क्रिया हम करते हैं वो उसके बाद का जो वाक्य हो उस पर निर्भर हो, और अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इसका उदाहरण हम देखें तो परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, यानी कि आप देख सकते हैं इसमें दो वाक्य का समावेश हुआ है। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी कि इस वाक्य में दो वाक्य है। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। देखिए इसमें परिश्रम करोगे, यानी कि अगर आप परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी कि एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। अगर परिश्रम करोगे यानी कि अगर आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। इस वाक्य में जो दो शब्द है परिश्रम और सफलता, वो दो अलग अलग वाक्य में दिए गए हैं। एक ही वाक्य में कोई वाक्य नहीं बना है, एक ही शब्द से कोई वाक्य नहीं बना है। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी कि जो परिश्रम करोगे वो वाक्य है वो सफलता मिलेगी उस वाक्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार में यही कहा गया है कि जो एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, कि अगर आप परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। इसीलिए जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं इसे प्रकार को यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य कहा गया है। अगर आपको इस प्रकार में जो साइन दिखे वो ऐसी होती है, जो दो वाक्य होते हैं उसमें बीच में ये जो चिन्ह है उससे ये वाक्य की हमें परख मिलती है कि संकेतवाचक वाक्य इसे कहा जाता है। कि हम जो दो वाक्य होते हैं उसके बीच में जो ये व्यक्त करते हैं उससे ये वाक्य जुड़ा होता है। आगे का उदाहरण देखें, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी मिलेगी। यदि वर्षा हो तो फसल अच्छी मिलेगी। देखिए अगर आप ऐसे वाक्यों में देखें तो क्या तो का उपयोग भी कई बार, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल अच्छी मिलेगी। इसे वाक्य में आप देखें तो का उपयोग भी बहुत किया गया है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने में तो का उपयोग किया गया है। यदि वर्षा हो तो फसल अच्छी मिलेगी, यानी कि कोई किसान हो जो खेत में काम करता हो तो उसे वर्षा की बहुत आवश्यकता होती है। यदि वर्षा हो तो फसल अच्छी मिलेगी। यहाँ पर भी वर्षा के आधार पर वर्षा पे फसल की निर्भरता है, निर्भर होना। एक दूसरे पर निर्भर होना। वर्षा का निर्भर क्या है? फसल होना। अगर वर्षा हो तो फसल अच्छी मिलेगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसीलिए आपको जब वाक्य की परख करनी हो तो आपको देखना होगा कि एक ऐसा चिन्ह का उपयोग किया गया हो
यानी कि जो वाक्य जो जुड़ते हैं उसमें बीच में जो रेड है उसका उपयोग किया गया हो और एक तो का यूज किया गया हो, तो उन दोनों से जो वाक्य बनते हैं वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर वाक्य होते हैं कि यदि वर्षा हो तो फसल अच्छी मिलेगी। यदि आप लोग मेहनत करोगे तो परीक्षा में अच्छे मार्क ला सकोगे। यहाँ पर भी आप देखते तो आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसीलिए इस ऐसे वाक्य में जो दोनों वाक्य होते हैं वो एक दूसरे पर जुड़े होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसी वाक्य के प्रकार को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। आगे हम लास्ट में 8वां प्रकार देखते हैं जो अर्थ के आधार पर था। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वाक्य के जो प्रकार है वो 2 आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं, उसमें ये लास्ट प्रकार है 8वां प्रकार, आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य, यह आपका लास्ट प्रकार है। इसको हम देखते हैं, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें कोई आज्ञा का, किसी की अनुमति का भाव दर्शाया गया हो, या कोई हमें प्रार्थना कर रहा हो या फिर निर्देश कर रहा हो, ऐसे वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। अब इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि किसी वाक्य में आज्ञा का या अनुमति का भाव हो, या तो फिर किसी की प्रार्थना का या कोई वाक्य के निर्देश का भाव हो, तो जो ऐसे भाव प्रकट करते हो, जो ऐसे भाव दर्शाते हो, उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अगर आप वाक्य के उदाहरण में देखें तो तुम जा सकते हो, इसमें आज्ञा का भाव दर्शाया गया है कि तुम जा सकते हो। देखिए, अगर आप स्कूल में क्लास में बैठे हो तो आप अपने टीचर से आज्ञा मांगते हो ना कि क्या मैं जा सकता हूँ, मैम मैं आई गो टू। इसीलिए इसी वाक्य में अगर आपको कोई अनुमति दे कि हाँ तुम जा सकते हो, तो ऐसे वाक्य में अनुमति का भाव होता है। तो जो इस वाक्य में आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना निर्देश का भाव हो, तो उस वाक्य को आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। अगर उसमें दूसरा उदाहरण देखें तो यहाँ मत बैठो, दूसरा उदाहरण देखें तो यहाँ मत बैठो। देखिए, इस वाक्य में निर्देश किया गया है, यानी कि किसी को निर्देश किया गया है, बना क्या है कि यहाँ मत बैठो। यहाँ मत बैठो ये जो वाक्य है उसे निर्देश के आधार पर दर्शाया गया है। ये जो वाक्य था उसमें अनुमति दिखाई दी थी। अगर किसी से हम आज्ञा मांगे, यानी कि अगर आप क्लास में आते हो तो आप बोलते हो ना कि मैम आई कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसमें आज्ञा का वाचक होता है कि आप किसी से पूछते हो, किसी से आज्ञा लेते हो। ऐसे इस प्रकार में आज्ञा, अनुमति, किसी से प्रार्थना, निर्देश, ऐसा कोई भाव दर्शाया गया तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। इन शब्दों को याद रखकर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको आज्ञावाचक वाक्य मिल जाएगा। आपको ऐसे वाक्य को पहचानना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर में जो अर्थ के आधार पर मैं 8 टॉपिक समझाए, जो 8 प्रकार समझाए, वो आप सबने मेरे साथ नोट डाउन किए होंगे और उसको समझे भी होंगे। ये समझना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि व्याकरण विभाग में परीक्षा में एक साथ वाक्य दिए गए होंगे, तब आप सब कंफ्यूज हो गए। उसको क्लियर करना होगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है, तभी अलग अलग वाक्य नहीं, सब वाक्य एक साथ दिए जाएंगे। इसीलिए उसको पहचानने के लिए आपको इसकी समझूती होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो हम आगे के लेक्चर में रचना के आधार पर जो प्रकार है उसे समझेंगे।